हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारा छंद। छंद हमारे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं छंद हमारे 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। और इन तीनों छंद को आज हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी अभी हमने बिहार स्टेट के कुछ क्वेश्चंस को लगाया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसमें आपने देखा होगा छंद से बहुत ज़्यादा आपका पूछा जा रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। और आपका किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ आपका हिंदी और हिंदी में भी छंद आपका अगर पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आजकल हिंदी के हर एक एग्ज़ाम में आपका छंद देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे क्या होता है छंद, क्या होता है यति, गति, सारी चीज़ों को समझेंगे। गण क्या होता है, कैसे हम मात्राएं लगाते हैं, कैसे हम वर्ण को गिनते हैं, सारी गणना जो सूत्र हैं, सारा कुछ आज हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में। साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पे जो भी हैं जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। तो आप सभी का सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, पूरा 2 बजे रात तक मैंने सारी पीपीटी आपके लिए तैयार की है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। तो छंद की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो छंद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित या फिर खुश करना। खुश करना। यह आहाद वर्ण जो होता है या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जब हम छंद की बात करते हैं तो छंद में हर कुछ गिना हुआ होता है, बिल्कुल नियमित होता है। नियमित संख्या इसके जो होती है छंद के अंदर। छंद सर्वप्रथम, यहाँ पे ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। और पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपको मेरा ये पीडीएफ मिल जाएगा और आपके लिए ही बनाया है इतनी मेहनत से। तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, ठीक है। तो जहाँ से चाहे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे हम छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इम्पॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं, ठीक है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका इम्पॉर्टेंट है वही हम आपके लिए लेके आए। वैसे बहुत सारा चीज़ें पढ़ने को तो समुंदर है, लेकिन जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है उस दृष्टिकोण से मोर देन इनफ है आपके लिए। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका पूरा छंद अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आज हम आपको छंद बताने वाले हैं। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार इनका एक यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद जो है वो छंद कहलाती है। तो ये था इसका परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंग की तरफ। तो छंद के 7 अंग होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 7 अंग होते हैं, ठीक है। वर्ण और मात्रा, पाद पद या चरण, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति और तुक। ये 7 आपके अंग होते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे, प्रश्न यहाँ से भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अभी हम देखिए वर्ण और मात्रा की अगर बात करें तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। एक स्वर वाली ध्वनि को, चाहे वह स्वर हर्ष हो या फिर दीर्घ वर्ण हो, दोनों ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर वाले वर्ण जो होते हैं, लघु स्वर वाले वर्ण जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ,
और री, जो ये आपके जो 4 स्वर हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसी से निर्मित जो वर्ण होते हैं, जैसे व्यंजन वाले वर्ण, जैसे अ से बन गया क, छोटी ई से बन गया की, छोटी ऊ से बन गया कु, ठीक है, और री से बन गया क्री। इसी तरह से पूरा यहाँ तक पूरा व्यंजन जो है आपका इस द्वारा हर्ष स्वर द्वारा निर्मित होता है, तो आपका हर्ष वर्ण कहलाएगा, ठीक है। इसमें मात्रा क्या लगती है आपकी, एक लगती, लघु, ये आपको पता होगा। और गुरु ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब चल रहे हम दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर को लघु स्वर कहते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सा आपका होता है, तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब देखिए यहाँ पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए देखिए ए और ए दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, और ओ और ओ ये भी आपके दोनों आ जाएंगे। तो ये आपको जो यहाँ पे है सातों स्वर जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। छोटी ई, छोटा ऊ, री और अ, ये आपका होता है लघु स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन सा हो जाता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और दीर्घ स्वर से निर्मित जो वर्ण होते हैं, जिसमें की, कु, के, कै, को, कौ, श्रा, श्री, श्रु, श्रे, तो ये इसी तरह से जो बनते हुए चला जाता है व्यंजन वाला, वो सब भी आपका दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर के अंदर आ जाता है। अब अगर हम मात्रा की बात करें, तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, ठीक है। मात्रा यहाँ पे आपको बताना है, तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। जैसे कि अ, मात्रा 1 लगा आपका, ठीक है, और आ बोलेंगे तो मात्रा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, गुरु स्वर है वहाँ पे, तो मात्रा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम ऐसे जताते हैं, यहाँ पे गुरु कैसे लिखा जाता है आपका इस प्रकार से, और लघु आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, और हो सकता है आपसे कथन में प्रश्न रहे कि केवल स्वर की मात्राएं होती हैं, या दोनों की मात्राएं होती हैं, या दीर्घ की मात्राएं होती हैं, व्यंजन वर्णों की मात्राएं होती हैं, इस तरह से आपका दिया जा सकता है। तो फैक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए हर्ष स्वर या हर्ष स्वर से निर्मित जो वर्ण होते हैं, जो कि क से लेकर के श्र तक आपका आता है, उस उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। मात्रा होगा यहाँ पे, एक मात्रा का समय लगता है, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है, एक मात्रा का समय लगता है, मतलब इसका यहाँ पे प्रयोग ऐसे करते हैं। और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित वर्णों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिसको हम गुरु के चिन्ह से यहाँ पे दर्शाते हैं। ये समझ में आ गया आपको, वर्ण और मात्रा। अभी हम और डिटेल में समझेंगे कि आपके लघु में कौन कौन सा आ जाता है, गुरु में कौन कौन सा आ जाता है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको पाद, पद या चरण। पाद को ही पद, चरण, पद और चरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। तो ये बात अगर आपसे बोले केवल 4 चरण ही होते हैं, तो वो भी आपका फिर कथन गलत हो सकता है। तो इसी तरह से आपको समझना है प्रत्येक बातों को। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्ति में लिख दिया जाता है, जैसे दोहा, सोठा, ये सब 2 ही पंक्ति में लिख दिया जाता है। तो ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो पूछेंगे, उसको हम दल कहते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर ऐसे करके लिखा, फिर यहाँ पे लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर यहाँ पे लिखा। तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या कहलाएगा, दल कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर ये पूरी पंक्ति आपकी जो है 2 पंक्ति में अगर बटी हुई है, तो वो आपकी एक दल कहलाएगी। जैसे ये 2 पंक्ति में लिखी हुई है, तो एक ये पंक्ति और ये पंक्ति आपका दल कहलाता है। तो देखिए चरण 2 प्रकार के होते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। एक होता है विषम चरण, एक होता है सम चरण। कैसे होता है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से ऐसे हमने लिखा, फिर यहाँ
कॉमा, फिर यहाँ ऐसे रहता है ना आपका दोहा वगैरह। तो कैसे हम इसमें गिनते हैं? विषम चरण क्या होता है? ये आपका पहला पंक्ति है, दल है, पंक्ति कह सकते हैं, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहला और तीसरा, मैथ में आपने पढ़ा है ना, विषम यानी कि ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 और 3 होता है। तो ये 1 और 3 आपका विषम चरण है, ठीक है, और 2 और 4 आपका सम चरण है। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोहा में 13 11 होता है, तो वहाँ पे आपको कैसे गिनेंगे? अगर हम तो कैसे गिनेंगे इसको? अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं दोहा की बात करूँ, आप सभी को पता होगा दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहला ये और तीसरा ये दोनों आपके जो हैं 13 मात्राएं होंगी। आप इसको ऐसे ऐसे मत गिनिएगा, ये वाला और ये वाला मत गिनिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला और तीसरा चरण 13 होगा और ये वाला चरण आपका 11 होगा। इस तरह से इसको गिना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है आगे संख्या, क्रम और गण। संख्या, क्रम और गण क्या होता है? तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान पर निर्धारित करने को ही हम क्रम कहते हैं। किस प्रकार से? तो वर्णों और मात्राओं की जो गणना होती है वो गणना की एक संख्या, एक क्रम होता है, और गण के माध्यम से भी जो है यहाँ पे गणों की गणना की जाती है। गण को हम आगे समझेंगे अभी। तो लघु और गुरु के स्थान जो है निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मात्रिक छंद में, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। मात्रिक जो छंद होता है उसमें सभी मात्राओं की सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, लेकिन लघु और गुरु का क्रम जो होता है वो समान नहीं होता है। ये सब आप अभी आगे समझेंगे। जबकि वर्णिक छंदों में सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु दोनों का ही क्रम समान होता है, ठीक है। अब देखिए गण क्या होता है? तो गण का अर्थ होता है समूह। गणों की संख्या केवल वर्णित छंदों में ही की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गणों की संख्या हम सिर्फ वर्णिक छंद में करते हैं, मात्रिक छंद में नहीं करते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। अब ये आपको याद कैसे रहेगा कि मगन में क्या कैसे लिखते हैं, कितने लघु कितने गुरु होते हैं? आपको बता चुकी हूँ, लघु इसे कहते हैं, गुरु इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका लघु गुरु कैसे होता है? तो देखिए इसको याद करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, यमाता राज भान सलगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये देखिए यमाता राज भान सलगा लिखा हुआ है, तो यमाता का हम य लेंगे, ठीक है, और य से हम बना देंगे यगन। फिर आ गया यहाँ पे माँ, माँ से आ गया म से बन जाएगा मगन। जब भी आपको आए ना क्वेश्चन में झट से लिख लीजिएगा यमाता राज भान सलगा, ये याद करना बहुत आसान है। फिर म से मगन हो गया, माँ के बाद क्या आ गया? ता आ गया, ता आ गया, तो त से बन गया तगन, ठीक है, ये वाला। इसके बाद क्या आ गया आपका? ता के बाद रा आ गया, तो रा र से बन गया रगन। फिर क्या आ गया? ज आ गया, तो बन गया जगन। ज के बाद क्या है? भा है, तो भ से भगन, न से नगन और स से सगन। अब ये कहाँ से य ग त र ये सब कैसे आता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझना है कि हम लघु और गुरु कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, समझिए अच्छे से। आपको देखना है, ये सूत्र इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आपने यहाँ पे वर्ण की दृष्टि से देखा कि कैसे य के बाद म आता है, म के बाद त आता है, कैसे ये सूत्र की वजह से आता है, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे लघु लगाना और कहाँ पे गुरु लगाना है, तो इसको आप एक बार समझ लेंगे। देखिए
जैसे यहाँ पे य है, य अब हमें यगन निकालना है, तो हम 3 वर्ण को देखेंगे। यहाँ पे कौन सा 3 वर्ण है? य, म और त। अब इसमें कौन कौन सी मात्रा लगी गई है हमें वो देखना है। य में कितनी मात्रा लगी है? 1 मात्रा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। म में 2 मात्रा है तो 2 का ऐसे लिखते हैं गुरु। फिर त में भी 2 मात्रा है तो यहाँ पे भी हो गया गुरु। तो ये हो गया हमारा यगन। ठीक है, यगन हो गया। तो यगन इस प्रकार से होता है, देख लीजिए यहाँ पे है ना। अब हम मगन निकाल के दिखाते हैं आपको। अब देखिए मगन से फिर हम तीन डिजिट लेंगे, 3 वर्ण लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा आ गया? म, त और र। अब इनका जो मात्रा लगा होगा वैसे ही हम उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। म लगाना है म का हमको, तो म में देखिए 2 मात्रा है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। त में 2 मात्रा है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। अब देखिए र में भी 2 मात्रा है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मगन का जो है क्या है, यहाँ पे 3 बार गुरु जो है ये आपका मगन में लिखा जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो है आपको 3 डिजिट लेते जाना है, 3 वर्ण लेते जाना है, और जिस प्रकार से उसमें मात्रा लगा हुआ होगा उसी प्रकार से आपको मात्रा लगाना है। समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे ही पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास तो हो नहीं रहा है कि मैं आपको लाइव बता पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर में आपका है लघु और गुरु क्या होता है। अब आप ये तो बहुत अच्छे से जान गए हैं कि हर्ष स्वर जो कि एक मात्रिक होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं एक मात्रिक, जिसमें एक ही मात्रा होती है, अ, ई, उ और री। इसमें आपका इस प्रकार से लिखते हैं, लघु कहलाता है ये। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होती है, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आपकी मात्रा होती है, जो स्वर है, ये आपका गुरु में लिखा जाता है। गुरु और दीर्घ भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो लघु और गुरु बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लघु इसको कहते हैं, गुरु इसको कहते हैं। इतना तक क्लियर है होगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब हम गणना कैसे करेंगे? तो गणना करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लघु वर्ण किस किस में आता है। अब देखिए सिंपल होगा, जैसे कमल है, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कमल है तो आप बहुत आसानी से इसको गिन सकते हैं। 1 मात्रा है तो यहाँ पे 1 हो गया, म में 1 मात्रा है तो 1 हो गया, ल में 1 मात्रा है तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 3 यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, ये 3 जो है ये कौन सा गण हो गया? कमल कौन से गण में आ जाएगा? तो ये भी आप पता कर सकते हैं, कमल जो है कौन से गण में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नगन में आ जाएगा। नगन में 3 लघु था, आपने देखा अभी। यहाँ पे देखिए 3 लघु है ना नगन में, और कमल में भी क्या था? 3 लघु था। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि कोई शब्द आपको दे दिया जाए और बोले इसमें कौन सा गण होगा, तो आप निकाल लेंगे ना बहुत अच्छे से। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं सारथी, तो बताएंगे सारथी में कौन सा गण होगा। ठीक है, अब ये आपको पता होने, ये आपको जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि मान लीजिए यहाँ पे बड़ी ई छोटी ई की मात्रा तो आपको पता चल गया कि कहाँ लघु होगा कहाँ गुरु होगा। अब मान लीजिए कहीं पे अनुस्वार लगा है, कहीं पे संयुक्त वाले वर्ण लगे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80 शब्द लिखा हुआ है 80, तो 80 में आप कैसे पता करेंगे, कैसे इसको जोड़ेंगे? ये आधा 100 और 100 क्या होता है, इसको आप कैसे जोड़िएगा? तो यहाँ पे कैसे जुड़ेगा ये? जब भी आपका संयुक्ताक्षर शब्द होगा, संयुक्ताक्षर वर्ण होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आधा जो वर्ण है उसके पहले वाला वर्ण यानी कि ये आपका गुरु हो जाएगा। चलिए पहले नियम देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लघु वर्ण पे पहले देखेंगे तो अ, ई, उ, री, ये तो आपको पता ही चल गया। और उससे निर्मित होने वाले जो वर्ण होते हैं व्यंजन में, ये सब आपके लघु के अंदर आते हैं। ठीक है, सिर्फ यही वाला मात्रा होना चाहिए लघु में। कभी भी गलती से आप ए को मत लगा दीजिएगा लघु में, ये गलती काफ़ी बार होती है। लेकिन आपको याद रखना ए और ए दोनों ही आपके गुरु के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी हम लघु देख रहे हैं, तो चलिए लघु में और दूसरा कौन सा है पॉइंट?
चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा होगा, वो भी आपका एक काउंट होता है, लघु वर्ण होता है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन जो वर्ण होता है वो भी आपका एक ही काउंट होता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाला समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हमें आगे बढ़ना है। आगे हमारा गुरु वर्ण के अंतर्गत आने वाला वर्ण। गुरु वर्ण में कैसे पहचानेंगे? गुरु वर्ण का आप सभी को पता है कि यहाँ पे अभी हम गिन के भी आपको बताएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। तो गुरु हम इस प्रकार से लिखते हैं, सबको पता है। अब देखिए कौन कौन सा वर्ण होता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और इससे निर्मित होने वाले सभी वर्ण जो का, की, कू में भी बड़ा कू होना चाहिए, ठीक है। छोटा कू होगा तो वो लघु हो जाएगा। को, के, कै, कौ, इस प्रकार से ये आपका वर्ण हो गया लघु में, गुरु में। इसके बाद आता है आपका अनुस्वार। ध्यान रखेंगे, चंद्र बिंदु होगा तो छोटा हो जाएगा, यानी कि लघु वर्ण होगा। लेकिन अगर अनुस्वार होगा यानी सिर्फ बिंदु, यानी कि कैसे समझाऊं, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखी बिंदी, तो ये जो बिंदी का यहाँ पे जो आपका अनुस्वार लगा है ना, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, गुरु के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विसर्ग जो होता है ये भी आपका गुरु के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए संसार, यहाँ देखिए लिखा है संसार में ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये आपका 2 गिनाएगा, 1 नहीं गिनाएगा। हालांकि यहाँ 100 में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, लेकिन ऊपर जो अनुस्वार लगा है इस वजह से वो आपका 2 गिनाएगा, 1 नहीं गिनाएगा। जैसे संसार में बताएंगे कितना हो जाएगा। संसार को अगर हम गिने तो संसार में देखिए ऊपर अनुस्वार है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए संसार है, यहाँ पे संसार को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे गुरु। अब 100 में आ की मात्रा है तो फिर से गुरु, और र में 1 ही मात्रा है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2, 2, 4, 1, 5 मात्राएं इसमें लगी हुई हैं। इस तरह से इसको काउंट करते हैं। समझ में आ गया अब? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नींद हो गया। अतः में देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा है, दुख में विसर्ग लगा है, तो ये सब आपका गुरु के अंदर काउंट होगा। स्वतः में भी गुरु के अंदर ये काउंट होगा। इसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। कैसे? तो देखिए संयुक्ताक्षर यानी कि एक ही शब्द में, एक ही वर्ण में और एक वर्ण को जोड़ दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 80 लिखा है, जैसे अग्र लिखा है, अग्र में जो आगे वाला अ है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अग्र जो लिखा हुआ है उसके आगे वाला गुरु होता है। क्या होता है? ये गुरु होता है। अग्र का अ गुरु हो जाएगा। 80 में ये जो अ है, 80 में आधा 100 के आगे जो अ है ये भी आपका क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। चंदा में आधा 9 के आगे क्या है? च है। हालांकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, सिंपल यहाँ पे च लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं लघु में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका संयुक्ताक्षर है इसके बाद, तो ये आपका गुरु में काउंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए मान लीजिए ये आपका है एक मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे अभी काउंट करके देखेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मेरी, म में ए की मात्रा, अभी ए हमने पढ़ा गुरु होता है, तो यहाँ पे र में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी आपका गुरु हो गया। भव में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा हम मिटा देते हैं पहले। हाँ अब फिर से करते हैं। म में ए की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका गुरु हो जाएगा। भव में यहाँ पे लघु हो जाएगा। ब में 2 मात्रा लग जा रही है तो यहाँ पे भी आपका गुरु हो जाएगा। धा में भी आ की मात्रा है तो यहाँ पे भी आपका गुरु हो जाएगा। इसके बाद देखिए ह में कोई मात्रा नहीं लगा है तो ये आपका लघु हो जाएगा, और रो में अ की मात्रा लगी है तो ये गुरु हो जाएगा। समझाने में जितना समय लग रहा है ना, आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, देखेंगे और फटफट कर लीजिएगा आप, बस एक बार समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखिए गुरु है, रो में आ की मात्रा है, धौ में आ की मात्रा, ये भी आपका गुरु है। नौ में आ की मात्रा है तो ये भी आपका गुरु है। गौ में 1 ही मात्रा है तो ये लघु है, और रौ में ई की मात्रा है तो ये आपका लघु है। सो में अ, सा में ओ की मात्रा लगी है। ओ की मात्रा किस में लगती है? गुरु में। इसके बाद ई है,
यानी छोटी ई है, छोटी ई है तो आपका लघु हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के देख लीजिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये क्या है? टोटल 24 मात्राएं हैं इसमें। बताएंगे ये कमेंट करके मुझे कि ये कौन सा आपका हो जाएगा छंद। ठीक है, 24 मात्राएं हैं इसमें। आगे पढ़ेंगे अभी सभी मात्राओं को, तो आप बेहतर समझ पाइएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में जो आपको टास्क देती हूँ ना, उसको ज़रूर किया कीजिए, इससे आपकी जो है समझ में आता है कि सक्रिय विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव लर्नर हैं आप, ये समझ में आता है। और गति का अर्थ यहाँ पे बताना है। देखिए गति है, गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या लय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे, जैसे दोहा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो बहुत सारे लोग दोहा को बहुत अच्छे से जानते हैं। या फिर हम कहें आपका गीतिका भी बहुत जो है सममात्रिक छंद के अंदर आता है। गीतिका बहुत ही राग से पढ़ा जाता है। जैसे उसमें एक उदाहरण अगर हम लें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, गा के आप पढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल में प्रार्थना करवाया जाता है तो उस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो ये आपकी गति हो गई जिसमें लय और प्रवाह के साथ पढ़ा जाए। अब यति या विराम क्या होता है? यति का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि छंद को पढ़ते समय जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम यति कहते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे तुक है। तुक चरण के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अब मान लीजिए आपका दोनों वर्णों के अंत में, दोनों पंक्तियों के अंत में तुक नहीं मिलता है, तो क्या वो छंद नहीं है? वो भी छंद है, वो अतुकांत छंद के अंदर आ जाएंगे। और चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। कैसे तुक हो जाएगा? तो जैसे हमने बोला, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए हो गया, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो ये कीजिए और दीजिए दोनों तुक हो गया ना, तो वही आपसे कहा जा रहा है, समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुक को छंद का प्राण भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे, तुक को छंद का प्राण कहते हैं। छंद का प्राण किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए छंद के हम भेद के ऊपर आगे, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। अब तक तो हमने देखा छंद के अंग को, एक एक छंद को हमने जो अंग है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न होती है। तो मात्रिक छंद में हम क्या करते हैं, सिर्फ मात्रा पर ध्यान देते हैं। अभी अभी जो हमने मात्रा काउंट किया वो मात्रिक छंद है। ठीक है, तो मात्रा काउंट करेंगे तो मात्रिक छंद हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। मात्रिक छंद हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। देखिए छंद होते बहुत सारे हैं, 100 से भी ज़्यादा बहुत सारे छंद होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कुछ जो हैं सीमित होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सममात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद के सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मात्रा जो है वो समान होता है सममात्रिक छंद में। अब कौन कौन से हैं जो सममात्रिक छंद के अंदर आते हैं? प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा विषम मात्रिक छंद है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, अहीर, तोमर, वीर और आल्हा। अब देखिए सारे आपको उदाहरण के साथ पूरा एग्जाम्पल देके कराएंगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आपको बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ना है। ठीक है, वो क्या है, तो रोला कितने मात्राएं किस में होती ये आपको बस पता होना चाहिए, फिर आप सब निकाल लीजिएगा। आपको गणना करने आ गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में। रोला में 24 मात्राएं होती हैं,
गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 और वीर या आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। अब देखिए आपको अगर और भी डिटेल में फिर इससे चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं इसी में ऐड करके आपको दे दूँगी, पर आपको ज़रूरत है नहीं सच में, ठीक है। अब देखिए अर्ध सम मात्रिक में क्या होता है, तो विषम छंद, देखिए यहाँ पे आपको अब ये ध्यान में रखना है कि जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पंक्ति लिखी, फिर यहाँ पे कॉमा दिया, फिर यहाँ एक पंक्ति लिखी, फिर यहाँ पे एक पंक्ति लिखी, यहाँ पे कॉमा दिया, फिर एक पंक्ति लिखी, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा दोहा वगैरह में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से समझ लीजिए कि पहला और तीसरा चरण एक जैसा होगा, ठीक है। इसके तुक भी मिलेंगे, ये सब कुछ एक जैसा होगा। तो ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा चरण आपका एक जैसा होना चाहिए। ये आपके 13 होंगे, तो ये भी आपके 13 होंगे। ये दोहा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये अर्धमात्रिक, अर्ध सम मात्रिक में ऐसा होता है। और ये आपका 11 मात्रा होगा, यहाँ भी आपका 11 मात्रा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको बस आपको याद करना है बहुत ही अच्छे से। और याद कैसे करेंगे आप, तो एक साथ लेके बैठिए, जैसे वर्णिक छंद एक साथ लेके बैठिए, मात्रिक छंद लेके बैठिए और 10 बार उसको लिख लीजिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 10 बार में तो आपको बहुत कंठस्थ हो जाएगा। तो याद रखना है, दोहा में 13 और 11, विषम में 13, सम में 11। जब मैं विषम की बात करूँ तो एक और तीसरा चरण का बात किया जा रहा है, जब सम की बात करूँ तो दूसरा और चौथा चरण का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो विषम में 13 और सम में 11 होता है, सोठा में 11 13 होता है, ठीक इसके विपरीत होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है, तो सोरठा होता है, याद रखेंगे। फिर बरवे होता है जिसमें 12 और 7 होते हैं, 12 विषम में और सम में 7 मात्राएं होती हैं। और उलाला में क्या होता है, 15 और 13, ठीक है। बस ये आपको याद कर लेना है, इसको काउंट कर लेंगे और वहाँ पे आंसर आप निकाल पाइएगा। और कुछ इसमें नहीं करना है, सारे आप बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, आप उसको उतना याद नहीं कर सकते और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो याद करेंगे वही आ जाए। तो बहुत सारे होते हैं, सारा मिक्स हो जाएगा आपको, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ इतना आप कर लीजिए, तो आपका कोई भी हानि नहीं होने वाला है। विषम मात्रिक में 2 ही है, आपको बस 2 ही याद रखना है। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पे बहुत पूछा जाता है। पिछली बार भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कुंडलियाँ से, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, दोहा रोला दे देगा, दोहा सोठा दे देगा, दोहा कुंडलियाँ दे देगा, उलाला सा मतलब मिक्स कर देगा बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखना है कुंडलियाँ किस किस से मिली होती है, तो दोहा और रोला छंद से मिली हुई होती है। उसमें दोहा और रोला दोनों के ही गुण समाहित होते हैं, जिसे हम कुंडलियाँ कहते हैं। और छप्पे में कौन सा 2 छंद मिला होता है, तो रोला और उलाला। बस ये आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णिक छंद की बात करें, मात्रिक छंद अब तक हम पढ़ रहे थे मात्रिक छंद। अब देखिए वर्णिक छंद से प्रश्न आपका बीपीएससी या बिहार स्टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे 17 मैंने आपको दिए हैं, इसको कर लीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपसे जो है पूछा जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा पूछा जाता है वही मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन किया है। तो सबसे पहले समझिए कि जिस छंद में वर्णों की गणना हो, वर्ण मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो लिखा है कबूतर, तो कबूतर में हम क्या ये जो मात्रा लगा है इसको नहीं देखेंगे, क ब त र, 4 जो है वर्ण है। यहाँ पे वर्णों को सिर्फ गिना जाता है, तो बहुत इजी होता है। वर्ण तो कितना आसानी से गिन लेंगे आप, है ना, तो कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें वर्णों की गणना होती है, जिसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ आपको एक नंबर याद करना है सबके लिए। और लघु गुरु का क्रम जो है वो भी समान रहता है। सेवैया छंद में क्या होता है, 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं इसमें। कवित्त में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद काफ़ी पूछा जाता है, 15 वर्ण होते हैं। चंद्रकांता छंद 17 वर्ण होते हैं। सिंखरनी का 17 होता है। भुजंगी का 11 होता है। शालिनी का भी 11 होता है।
स्वागता छंद का 11 होता है। वज्र यहाँ पे इंद्र वज्रा काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आपका, ये भी 11 होता है। घनाक्षरी छंद ये भी 31 होता है। वसंत तिलिका आपका 14 होता है। ये आपको याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए उपेंद्र वजह से प्रश्न आपका पूछा गया है बिहार स्टेट में, अगर आपने देखा हो। बिहार विलंबित छंद में 11 होता है। कोटक छंद में 12 वर्ण होता है। वंशस्थ छंद में 12 होता है। स्त्रिकधरा छंद में 21 होता है। उपेंद्र वज्रा में 11 होता है और अरिल छंद में 16 होता है। तो बस आपको ये जो है जितना भी है इसको आप बार बार इसको नोट कीजिए, लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। और ये याद हो गया ना, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सारा क्वेश्चन आप कैसे उड़ा देंगे आपको मैं बताऊंगी अभी। अब देखिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, जहाँ से आपका पूछा जाता है। तो देखिए ये चौपाई के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन ये दो गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। तो आपको ये लघु और गुरु पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप सिर्फ मात्रा से भी इसको निकाल सकते हैं। चौपाई के अंत में जगन और तगन नहीं आते हैं। तो जगन और तगन क्या होता है बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे नहीं आते। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है। हाँ, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पहला और तीसरा जो है मिलेगा तुक, और दूसरा और चौथा चरण जो है ये आपस में मिलेगा तुक, यही बात कहा जा रहा है। यदि हर एक चरण में यति हर एक चरण के अंत में होती है, तो चरण के अंत में हम पॉज लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, तो उसी को हम यति कहते हैं। चरण के आखिर में गुरु स्वर या लघु स्वर नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर हो सकते हैं। तो चलिए इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ चौपाई के। तो कैसे इसको हम करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है, एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी सिरुसि मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। तो यहाँ पे देखिए आपको काउंट करके भी दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरिसु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया है वैसे ही यहाँ पे आपको काउंट किया गया है। जहाँ पे जो मात्रा का मैंने नियम आपको बताया है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन सा था एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपका, और इसके बाद चंद्र बिंदु और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। जैसे इस प्रकार का जो होता है संयुक्त व्यंजन, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। इसमें आपकी 1 मात्रा लगेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे आ, बड़ी ई, जो बच गया वो इसमें आ जाएगा। बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, इसके अलावा अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्ताक्षर। तो ये सब आपके गुरु में आ जाएंगे। समझ में आ गया? इसको आप 2-3 बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए गीतिका के कुछ नियम हैं। तो नियम का क्या करना है, बस आपको मात्रा याद रखनी है। 26 मात्राएं होती हैं और 12-11 मात्राओं पे यति होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 चरण में है ये। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो यहाँ पे जो है ये आपने प्रार्थना कई बार सुना होगा, तो इसको आप गा के देख सकते हैं। गीतिका छंद बहुत ही अच्छे से गाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका गीतिका छंद के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हरि गीतिका छंद भी आपका पूछा जाता है। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये उदाहरण काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे 12 और 11 के क्रम में 28 मात्राएं होती है, ये याद रखना है। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु और गुरु स्वर का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। तो इसका मतलब क्या होता है ये एक बार समझ लीजिए। लघु और गुरु स्वर होता है, तो यहाँ पे देखिए ये लघु है ना,
और ये ए आपका गुरु हो गया, बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस भाषा को थोड़ा कठिन बना दिया जाता है, कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको आप काउंट करके देख सकते हैं, पूरा 28 मात्रा होगा इसमें। तो ये हरि गीतिका का है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंजदत्त द्वार की कोमल चरण गामिनी। तो ये भी आपका हरि गीतिका के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम देखें रोला भी आपसे पूछा जाता है। तो रोला छंद एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है मात्राएं समान होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से कुल 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको काउंट करेंगे तो 11 होगा, यहाँ पे 13 होगा और टोटल अगर देखेंगे जोड़ के तो 24 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोहा। दोहा से आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दोहा से आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोहा का मैं 2-4 और एग्जाम्पल आपके लिए लेके आई हूँ। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ये सोठा छंद के ठीक विपरीत होता है, बता चुके हैं पहले ही। और इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। जैसे कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, पाँव पाए तरुवर फरे के तक सींचे नीर। तो ये आपका यहाँ पे मात्रा भी दे के बताया गया है। तो किस तरह से होता है आप देखिए 1 और 3 जो है इक्वल होते हैं, 13 मात्राएं, और यहाँ पे देखिए 2 और 4 एक साथ होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इसके साथ जो ये वाला होगा इसको साथ साथ में 13 मत गिनिएगा। 13 यहाँ, 11 यहाँ, फिर 13 यहाँ, फिर 11 यहाँ, ऐसे गिनेंगे। चलिए और मैं आपको दिखा दे रही हूँ, है ना। मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे घर अंगना न सुहाए। तो ऐसे आप दोहा को गा भी सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बहुत है, ये तो सबको आता होगा। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में भी, और ये आपका दोहा छंद में है। तो ऐसे तो प्रश्न आ गए तो आप आराम से कर देंगे। रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। तो इसी तरह से है यहाँ पे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। ये गाना आपने सुना होगा, हम लोग के घर साइड में बजते रहता था ये गाना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। कबीर का दोहा है ठीक है। तो यहाँ पे दोहा हो गया आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पे सोठा से कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रश्न नहीं, यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आई हूँ। तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन सममात्रिक में आएगा कौन अर्ध सममात्रिक में आएगा। विषम तो आपको पता ही है, 2 ही है, लेकिन ये 2 से कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, तो इसको अच्छे से ही समझ लीजिए। और सोठा जो है वो दोहा के ठीक विपरीत होता है। यही आपसे सोठा दोहा जब बोलेगा तब सोठा के विपरीत बोलेगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका कितना होगा 11 मात्रा, और ये होगा 13 मात्रा, ये फिर कितना होगा 11 मात्रा, और ये कितना होगा 13 मात्रा। इस तरह से होगा 1 और 3 जो है 11-11, और दूसरा और चौथा चरण 13-13। ठीक है, अब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्गम बिना, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। तो ये आपका क्या है, सोठा है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दिया आपने कि यहाँ पे देखिए बिना है, यहाँ मिले है, कोई तुक नहीं बैठ रहा है। तो तुक ना बैठे तो छंद नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुम विलंबित छंद पूछा जाता है, तो इसका जो है ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वाला भी आपके लिए ले लिया है। तो देखिए हर चरण में 12 वर्ण होते हैं, द्रुम विलंबित याद रखेंगे। और 1 नगन होता है, 2 भगन होता है, 1 सगन होता है। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। अब देखिए दिवस में आपका बताइए, यहाँ पे आपको अगर गण समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर कर देंगे झट से।
अब देखिए छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा, ये क्या है, नगन है आपका। वैसे ही देखिए यहाँ पे समीप है, समीप, तो समीप में क्या हो जाएगा, एक, यहाँ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे एक। तो इस तरह से ये कौन सा गण है, कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में समीप में कौन सा गण होगा। ठीक है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल प्रभा, कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्या है, कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी प्रश्न बाकी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न लेके आई हूँ और अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कैसे हुआ नहीं हुआ ये आप मुझे बताएंगे। उपेंद्र बजरा काफ़ी पूछा जाता है, इसमें भी 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, पखारते हैं पद पद्म कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पय पान कोई, उतारते श्रीधर की आरती है। तो ये क्या है, उपेंद्र बजरा छंद में है। अरिल छंद भी काफ़ी पूछा जाता है, 16 मात्राएं होती है इसमें, अंत में लघु और यगन होता है। मन में विचार इसी विधि आया, कैसे है यह प्रभु वर माया, क्यों आगे खड़ी है विषम बाधा, मैं जपता रहा कृष्ण राधा। तो देखिए ये आपका अरिल छंद में है। कैसे आपको पता चलेगा, ये 2 पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपको कैसे पता करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले है कि कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको याद करना पड़ेगा। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, दोनों को एकदम प्रॉपर आज ही पेन पेपर लेके बैठ जाइए और एकदम अच्छे से रटिए, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे एग्ज़ाम टाइम में सब भूल जाइएगा, प्रेशर रहता है, इसलिए कोई ट्रिक उस वक्त याद नहीं आता है, आपको सीधे रास्ते से ही चलना पड़ेगा। तो सारा आपको ध्यान में रखना है और जैसे भी 4 ही ऑप्शन होगा ना, आपको वहाँ पे देखना है, 4 ऑप्शन जो है उसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे ये मात्रा होता है, यहाँ पे ये होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप उसको मिला के देख लीजिए, जो मात्रा जिसमें काउंट हो रहा है वो सही हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, बस ऐसे ही आप छंद को उड़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है। अब देखिए मुक्तक छंद को ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मुक्तक छंद का मतलब होता है जहाँ पे कोई बाध्यता नहीं होती है, जिस विषय छंद, देखिए यहाँ पे, जिस विषय छंद में वर्णित या मात्रित प्रतिबंध ना हो, कोई बाधा नहीं, कोई कि इतना ही मात्रा लगाना है, इतना ही वर्ण होना चाहिए, इस प्रकार के सभी वर्णों से परे, ना प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान होता है उसमें, ना ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था होती है, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर इसे गतिशील करने का आग्रह किया जाता है, वो आपका मुक्त छंद होता है। और मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इनकी जूही की कली जो है ये पूरा मुक्तक काव्य है, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ें, बहुत ही सुंदर कविता है। हालांकि यही वो कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में लेने से इनकार कर दिया था, लौटा दिया था, अश्लीलता का आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। तो बहुत ही रुष्ट होते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी निराला जी पे। और देखिए मुक्त छंद को आधुनिक युग का देन माना जाता है, जिस छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। अर्थात हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद मुक्त छंद ही होते हैं। अधिकतर आप देखिएगा अब जो छंद है उसमें इतना बंधन में बांध के इतनी विद्वता आप देखने को नहीं मिलती है। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है, जहाँ पे आपका जो है भाव ज़्यादा विशेष रूप से प्रबल होता है, भावनाओं के ही आधार पे काव्य रचना की जाती है। इसे रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। मुक्तक छंद को ही रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। इनमें ना वर्णों की और ना ही मात्राओं की गिनती होती, कोई गिनती इसमें नहीं होती, इसीलिए तो ये मुक्त है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए, वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चलता रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये क्या है, एक प्रकार का मुक्तक काव्य, मुक्तक छंद में लिखा गया है। ठीक है, निराला की ही पंक्ति है ये भी। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तैयार हैं आप सभी? पूरा छंद पढ़ने के बाद आपने उम्मीद है उसको नोट किया होगा, जो भी सममात्रिक की जितनी भी मात्राएं होती हैं, और सभी प्रश्न अभी आप बहुत अच्छे से इसको करने वाले हैं। पूरा आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो बार बार रिविज़न कीजिएगा, छंद आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है?
बताएंगे कौन सी कृति होगी? तो यहाँ पे हो जाएगी छंदमाला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। गति, यति, तुक, गण, सारे शब्द से आप वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ सारा कुछ। तो बताएंगे यहाँ पे विराम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे यति कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? बताएंगे। दोहा और सोरठा बताना है यहाँ पे किस प्रकार के हैं? तो समवर्णिक है, सम्मात्रिक है, अर्धसम्मात्रिक है या विसम्मात्रिक है? किस प्रकार से यहाँ पे आप होगा? तो ये अर्धसम्मात्रिक है। ठीक है, दोहा और सोरठा अर्धसम्मात्रिक है। कैसे? तो 13 11 और 11 13 का कहानी याद रखिएगा। 13 11 और 11 13 दो दो समान रहेगा तो अर्धसम हो गया ना ये। तो इस प्रकार से इस कहानी को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा अर्धसम्मात्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया था। तो दोही है, छप्पे या कुंडलिया, इसी में से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुंडलिया। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा छंद होगा? इसी तरह से आपको पंक्ति दे दिया जाएगा और आपसे छंद पूछा जाएगा। तो उस वक्त आप छंद को कैसे करेंगे? छंद कैसे करेंगे उस वक्त आप? तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि सोठा में क्या होता है? तो आपको पता है 11 और 13 यहाँ पे मात्रा होती है। दोहा में क्या होता है? 13 और 11 मात्रा होती है। बरवे में क्या होता है? तो बरवे में आपका 12 और 7 पढ़ाया था आपको, 12 और 7 मात्राएं होती हैं। और रोला में क्या होता है? रोला कितने का होता है आपको पता होगा? तो रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। टोटल यहाँ पे 24 मात्राएं होती हैं। तो अब इसी हिसाब से आपको देखना है। बस ऐसे ही आपको जो एक मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आप बाकी सारा कर लो। तो देखो यहाँ पे हम पहला से ही स्टार्ट करते हैं। तो 13 और यहाँ पे 11 और 13, तो इसको देख लेंगे। 1, इसको ऐसे गिन सकते हैं। 2 3 चंद्र बिंदु है तो क्या होगा? 1 होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आपका कॉमा नहीं दिया है पर यहाँ तक ही आपका होगा। तो 11 है और इधर आपका 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे 13 है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 11 है तो कौन सा हो जाएगा? सोठा ही हो जाएगा। ए ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा और इस तरह से आप अपना आंसर बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कहते हुए जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। हिम के कनों के से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो बताएंगे यहाँ पे कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कौन सा है यहाँ पे? बरवे, चौपाई, गीतिका या सोठा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है गीतिका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। तो यहाँ पे कौन सा आपका छंद है? मालती है, वसस्त है, वंशस्थ है, सिंखरनी है या मद्रकांता है? यहाँ पे कौन सा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ही वर्णिक छंद है और ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मालती हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, मालती में कितने सारे होते हैं, कितने होते हैं आपको पता है वर्ण? मालती में 15 वर्ण होते हैं। बस सबका आपको लिख देना है यहाँ पे। मालती में कितना? 15 वर्ण होते हैं और ये आप काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 15 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोठा।
ये तो सीधा सिंपल सा था। वसंत तिलिका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो वसंत तिलिका मैंने आपको लिखाया था, वसंत तिलिका में कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14 होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? 4 चरणों में समान मात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। समान मात्रा है तो क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं बताएंगे? कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौकिक संस्कृत में के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? भरत मुनि, केशव, अभिनव गुप्त या वाल्मीकि? लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वाल्मीकि। चौपाई छंद की विशेषताएं बताएंगे कौन सी होगी? दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं, पहले दूसरे चरण में 15-16 मात्राएं, चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण, अंतिम चरण में 1 लघु वर्ण। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही विशेषता चौपाई के बारे में दिया गया है? तो यहाँ पे आपका बताएंगे। तो ये प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ से देना है। ठीक है। 1 2 2 4 1 3 या 3 4, कौन सा आपका कथन सही है ये बताना है। तो देखिए दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये तो सही है। और यहाँ पे आपको बताना है तो अंत में, चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होता है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो ये सबको पता है, 3 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में या चरण में? दोनों में विभक्त हो जाता है, यति हो या चरण, तो दोनों में यहाँ हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बताएंगे निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? झिल्ली झनकाए पिक चातक पुकारे बन, मोरिन गुटाए उठे जुगनू चमकी चमकी। बताएंगे इसमें कौन सा छंद होगा? सारे ही वर्णिक छंद हैं और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घनाक्षरी। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद यहाँ पे बताना है। तो चौपाई यहाँ पे आपका सममात्रिक छंद है। ठीक है। ये तो दोनों आपका अर्ध सममात्रिक है, सोठा और दोहा। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े, ये सारा ना क्वेश्चन आप बार बार इसको कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति यहाँ पे जितने दिए गए हैं, हो सकता है यहाँ से अगर पूछ ले आपका एग्जाम में लड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिगाल दहन। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसका तो चौपाई था। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिगाल दहन। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, सेवैया या चौपाई? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोठा। काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 बरस तक कुत्ता जीवे 113 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है और बताएंगे कौन सा छंद है इसमें। तो देखिए यहाँ पे वीरता का मतलब भाव आ रहा है और आल्हा खंड है इसमें। ठीक है, आल्हा छंद है, ध्यान रखेंगे, आल्हा छंद है इसमें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताना है कि छंद शब्द का अर्थ, मुख्य अर्थ बंधन है डैश, आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। गति, तुक, छात्र, विराम। बताएंगे इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे छंद के अंतर्गत होता है? गति, तुक, मात्रा, विश्राम, गति, तुक, मात्रा, विराम, गीत, तक, मात्रा, विराम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि एक ही मिल रहा है, गति भी होता है, तुक भी होता है, मात्रा भी होता है और विराम भी होता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? चौपाई तो है, दोहा भी है, सोठा भी है, दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत आपका अलंकार होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे में कौन सा छंद है बताएंगे? साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। बरवे सोठा गीतिका छप्पय बताएंगे कौन सा होगा इसके अंदर? तो यहाँ पे आपका गीतिका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में पूछा जा रहा है, तो 13-11, 11-13, 13-13, 11-11, या फिर 11-13, 11-13, या 11-11, 13-13। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कैसे क्रमशः बताना है। दोहा में 13 और 11 होता है ना, तो 13-11, 13-11, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब फिर आगे जो आपका पद है ये देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा आपका छंद होगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है द्रुत विलंबित, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनय रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो यहाँ बताएंगे क्या है? दोहा, सोठा, रोला या बरवे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहा। आगे देखिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। बताएंगे इसमें कौन सा होगा? बरवे, सोठा, दोहा या चौपाई। तो ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, और यहाँ पे ये क्या है? आपका चौपाई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे मोती मानुष चून। तो आपने इसको बहुत सुना होगा, अलंकार में बहुत सुना होगा, काव्य गुण में हमने देखा था इसको। आप बताएंगे आपकी ये छंद कौन सा इसमें लिखा हुआ है? सोठा, दोहा, चौपाई या बरवे। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोहा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? छंद में जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बताएंगे छंद शास्त्र में वर्ण है कितने प्रकार के? छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 ही प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। 32 नंबर का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। छंद शास्त्र में 2 ही वर्ण है। छंद शास्त्र में मुक्तक का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखरिणी छंद में बताना है ये कौन सा छंद है? वर्णिक है, अर्धमात्रिक है, सममात्रिक है, विषममात्रिक है? कौन सा होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे ये वर्णिक है, सबको पता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। बताएंगे अर्धसममात्रिक जाति का छंद कौन सा होगा? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलियाँ? तो देखा यहाँ पे 36 नंबर में ए ऑप्शन हमारा सही है। 28 मात्रा का वाला छंद है ये। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिव तत्व नहीं है। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा आपका? अगर छंद की पूछा जाए तो हरि गीतिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरि गीतिका। ठीक है, हरि गीतिका छंद है, इसी में 28 मात्रा होती है। ठीक है, इसको आप जोड़ के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताएंगे वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक है या सममात्रिक है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सममात्रिक छंद है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मद्रकांता छंद क्या है? मात्रिक है, सममात्रिक है, वर्णिक है? तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, राइट ऑप्शन वर्णिक छंद है ये, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा 50 क्वेश्चन है, 50 करके जाएंगे, है ना।
4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती हैं अभी बताया है, तो इसका आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। अभी अभी हमने आपको बताया हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसमें कौन सा छंद कहलाता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन है जो सममात्रिक छंद का उदाहरण है? तो चौपाई हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, शशि से सखियां विनती करती, टुक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदि मोटक माही निहारन दे। बताएंगे त्रोटक छंद है, भुजंगी छंद है, रोला है या फिर छप्पा है? कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये आपका त्रोटक छंद के अंदर आ गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14 और 12 पर यति होता है। यति मतलब विराम होता है। तो वीर में, सोठा में, गीतिका में, छप्पे में, किस में होता है बताएंगे? तो यहाँ पे आपको समझना है गीतिका में आपका 26 मात्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताएंगे छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो सभी को पता है विषम छंद है। और छप्पे में क्या क्या मिल के बना होता है? रोला और उलाला। ठीक है, छप्पे में क्या क्या मिल के बना होता है? रोला प्लस उलाला, याद रखेंगे। और कुंडलिया में क्या मिल के बना होता है? दोहा और रोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पढ़ा होगा आपने ये हनुमान चालीसा में, है ना। चलिए बताइए कौन सा छंद है इसमें? ये सोठा, चौपाई, दोहा और बरवे, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहा। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सुना है आपने? दोहा है। इसके राग से ही आप पता कर लेंगे कि ये दोहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बिना विचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बिल्कुल सही बात कहा गया है। तो आपको भी विचार करना है कि आज आप कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, और उसको बिना ख़त्म किए आप उठेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है बताएंगे? यहाँ पे सोठा, मालिनी, दोहा और उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पे क्या है आपका? उपेंद्र वज्रा। ठीक है, कितना? 11 मात्रा होता है इसमें, मात्रा नहीं वर्ण। ठीक है, कैसे आप इसको वर्ण को गिनते हैं देख के बताइए। देखिए गिन के बता रही हूँ मैं आपको। 1 2, मात्रा नहीं गिनना, सिर्फ वर्ण गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 होता है। 11 किस में होता है? उपेंद्र वज्रा में होता है। ठीक है, मालिनी में 15 होता है। पता ही है, सोठा दोहा तो मात्रिक छंद है। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? अंतिम के 4 प्रश्न हैं, इसको करके जाएंगे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल शास्त्र या पिंगल ऋषि या फिर केशवदास। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हो जाएंगे? पिंगल ऋषि। ठीक है, चलिए आगे है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो पता है गण कितने हैं? 8 है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? बहुत पूछा जाता है, कड़वक छंद है। ठीक है, कड़वक, ये सिर्फ इसी में पूछा जाता है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक। आगे देखिए, बहुत कोई रास लगाएंगे, रास नहीं लगाना। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति हो, वहाँ कौन सा छंद होगा? रोला, सोठा, सेवैया और कवित। तो रोला आपका 24 मात्राओं का होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक,
तो पूरा 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, पूरा थ्योरी हमने कंप्लीट किया। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह फिर मिलेंगे हम रस के चैप्टर में। रस भी करवाना है मुझे आपको। तो कुछ ऐसे जो बेसिक टॉपिक है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो बिहार स्टेट का क्वेश्चन देखे होंगे, उससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ पहले भी, शब्द शक्ति जाके ज़रूर देखिएगा, शब्द शक्ति आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। काव्य गुण, काव्य गुण, इसके बाद शब्द शक्ति हो गया। अलंकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना करके चल जाएंगे तो आराम से आपका जो है हंसते खेलते पार हो जाएगा। अलंकार हो गया। संधि, संधि कर लेना है, रस कर लेना है, ठीक है, इतना चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। रस, छंद, छंद तो आज कर ही लिया आपने, छंद, अलंकार, संधि, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इतना टॉपिक कर लीजिए। और उधर वाला तो आप करके आएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी में रिवीजन की कमी होती है तो आंसर गलत होते जाता है। तो इसका रिवीजन बार बार कीजिए। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे जुड़ना है और बार बार रिवीजन करना है और सारा कुछ आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सब जगह और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मैं दुगनी हिम्मत के साथ आपके साथ यहाँ पर जुड़ पाऊँ। धन्यवाद।